हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 2, जो हमें दिखाएगा रियल में क्या स्टैटिस्टिक्स होता है। अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, चैनल पे ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर डाल दिया है। उस चैप्टर ने, स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर ने हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। उस चैप्टर ने हमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। तो एक्चुअल में सेकेंड चैप्टर जो आज हम करेंगे, यहाँ पर हमें पता लगेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अच्छे से देख ली है। आज हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के साथ। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये हमें हमारे स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग और स्कोप के बारे में बताता है। यानी सबसे पहले हमारा स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, हमें ये सीखना पड़ेगा। देखो, स्टैटिस्टिक्स वर्ड माइंड में आती है, एक चीज माइंड में आती है, विच इज डेटा। यानी जहां पर भी स्टैटिस्टिक्स माइंड में आ रहा है, वहां पर माइंड में आ रहा है डेटा। यानी कि हम पूरी की पूरी जो स्टडी करने वाले हैं वो अराउंड दी डेटा करने वाले हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैं कह सकता हूं कि डेटा, और जो डेटा होगा उसी से मैंने रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। तो मैं इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं, आई हैव टू प्ले विद द डेटा। सो प्लेइंग विद डेटा इन सिंपल लेमन लैंग्वेज में मतलब हुआ स्टैटिस्टिक्स का, प्लेइंग विद द डेटा। यानी मुझे बेसिकली डेटा से ही सारी गेम्स खेलनी है, तो मुझे स्टैटिस्टिक्स समझ आ जाएगा। सर, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या बनता है? ठीक है, मैं आप लोगों को एक मीनिंग देने की कोशिश करता हूं कि स्टैटिस्टिक्स का एक डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूं कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या बनता है। ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन को। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है द सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। देखो, यहां पर वर्ड आ रहा है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। सर, व्हाट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब ऐसे फैक्ट्स जो क्वांटिटेटिव वे में प्रेजेंट हुए। क्वांटिटेटिव वे का मतलब सर न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट हुए। जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट हुए फैक्ट्स को सिस्टमैटिकली ट्रीट करते हो, दैट मींस कि आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो। यानी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस का जब सिस्टमैटिक मैनर में ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो बच्चों, ये तो था स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए ना हमें दो तरीके से पढ़ना है। यानी इसको दो तरीके से डिफाइन किया हुआ स्टैटिस्टिक्स को। यानी अगर हम बात करें, हमारे स्टैट्स को दो तरीके से डिफाइन किया हुआ है। कह रहा है कि अगर आपने इसको समझना है तो आप एक प्लूरल सेंस में समझ सकते हो और एक सिंगुलर सेंस में समझ सकते हो। प्लूरल और सिंगुलर सेंस है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए। ध्यान से समझना भी प्लूरल सेंस क्या होता है। प्लूरल सेंस का मतलब है, यानी अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, प्लूरल सेंस का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो, स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब था? डेटा। सर, मुझे डेटा से गेम प्ले करना है, ठीक है, डेटा से खेलना है। अगर मुझे डेटा से खेलना है तो उसको कलेक्ट तो करना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर मुझे प्लूरल सेंस में समझना है तो उसका मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। सर, इसको प्लूरल सेंस क्यों बोला जा रहा है? देखो बेटा, जब आप डेटा इकट्ठा करते हो ना, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन पर्सन। यानी आप आइसोलेशन में कैसे डेटा इकट्ठा कर सकते हो? आपको डेटा इकट्ठा करने के लिए हमेशा मोर देन वन पर्सन की जरूरत, वन और मोर देन वन पर्सन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताओ 10th क्लास के 5 सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए? सो आई नीड यू टू प्रेजेंट द डेटा। सर, अगर मैं आपसे फिजिकली नहीं मिल सकता तो मैं फोन करके पूछूंगा, बताओ बेटा कितने मार्क्स आए। यानी मुझे डेटा इकट्ठा करने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत थी। इसीलिए मैंने बोला कि प्लूरल सेंस का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ। ठीक है, कह रहे हैं कि जब मैं डेटा को इकट्ठा करता हूं, ठीक है, तो इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ता है, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं कि हाँ, अब मैं बोल सकता हूं कि जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है वो स्टैटिस्टिकल डेटा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन द प्लूरल सेंस इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ध्यान से सुनना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और कुछ एक दो एक साथ में भी आ सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो ध्यान से सुनना, हम एक एक करके करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यानी स्टैटिस्टिक्स जो है वो आइसोलेशन में प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं कि आपके एक सब्जेक्ट में 40 नंबर आए 50 में से, दिस इज नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जब हाँ, मैंने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए, उनसे कुछ क्वांटिटेटिव एवरेज फाइंड किया, कोई रिजल्ट फाइंड किया, तब मैं कह सकता हूं कि मैंने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। यानी अ सिंगल नंबर कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। मुझे मल्टीपल डेटा चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ डेटा चाहिए, तब जाके वो स्टैटिस्टिक्स बनेगा। एक सिंगल नंबर को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जा सकता। हाँ सर, कभी कभी ना एक सिंगल नंबर को स्टैटिस्टिक्स बोला जा सकता है, अगर वो रिजल्ट हो किसी चीज का। चलो अब बात करते हैं छोटी क्लास की।
आप लोग 10th क्लास में थे, आप लोगों ने मीन मीडियन मोड निकालना सीखा था। मीन मीडियन मोड के अंदर आप रिजल्ट निकालते थे, एक सिंगल नंबर में रिजल्ट आता था। मीन क्या होता था? एवरेज। एवरेज निकालते थे, एक सिंगल नंबर में रिजल्ट आता था। आप लोगों के मार्क्स आए, आपने एक परसेंटेज फाइंड करा, वो परसेंटेज एक सिंगल नंबर है, यानी वो सिंगल नंबर एक रिजल्ट है। उस सिंगल नंबर को मैं स्टैटिस्टिक्स बोल सकता हूं, बट एक रैंडम सिंगल नंबर को मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकता। ये कह रहा है कि मुझे स्टैटिस्टिक्स बोलने के लिए, किसी डेटा को स्टैटिस्टिक्स का डेटा बोलने के लिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए, सिंगल नंबर को मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकता। यह है मेरे पास पहला फैक्ट। मैं इनके डिटेल नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं, वहां से डिटेल में ही पढ़ सकते हो, समझ आएगा सब कुछ रीड मार के। यहां पर बस मीनिंग अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो चलते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। बच्चों, जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टैटिस्टिकल डेटा आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। यानी स्टैटिस्टिक्स का डेटा बहुत सारे कॉजेस की वजह से अफेक्ट होता है। यानी आप जो डेटा इकट्ठा कर रहे हो वो सिर्फ एक कॉज की वजह से नहीं बना हुआ, बहुत सारे कॉजेस इंक्लूडेड है। जैसे सपोज कि आप ना एक एरिया के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को इकट्ठा कर रहे थे कि किस किस फैमिली में कितना कितना बिल आया। अब वो बिल जब आपने इकट्ठा किया तो हर फैमिली का बिल अलग अलग हो सकता है। जो बिल डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन उस फैमिली ने कितना किया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स उस पर्टिकुलर एरिया में क्या चल रहे थे। उसके अलावा एक और एग्जांपल सुनो, अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, सपोज राइस के प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, यानी क्रॉपिंग राइस की कितनी हुई है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, तो वो भी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पे कि उस पर्टिकुलर एरिया में मॉनसून कैसा था, उस पर्टिकुलर एरिया में वेदर कैसा था, उस पर्टिकुलर एरिया में आपने सीड्स कैसे यूज किए थे, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ था। यानी ये बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो मेरे डेटा कलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। दोस्तों, जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टैटिस्टिकल डेटा आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। यानी कि आप लोग क्वालिटेटिव फैक्ट्स को स्टैट्स नहीं बोल सकते। सर एग्जांपल देखो, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ठीक है, लव, सिंपैथी, इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। स्टैटिस्टिक्स बोलने के लिए हम लोगों को फैक्ट्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा, नंबर्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा डेटा को, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। यानी स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी न्यूमेरिकली प्रेजेंट। इफ इट इज नॉट न्यूमेरिकल, इट इज नॉट कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। आई होप सो आपको 3 पॉइंट समझ आए हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। बच्चों, हमारा फोर्थ पॉइंट है कि स्टैटिस्टिकल डेटा आर कलेक्टेड बाय रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का मतलब, देखो डेटा को ना दो तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। अगर आपके पास एक बड़ा एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन है सपोज 100 लोगों की, आपने ईच एंड एवरी पर्सन को काउंट करके डेटा इकट्ठा किया, दिस इज कॉल्ड इनैमरेशन। ठीक है, यानी आप इनैमरेशन कर रहे हो, सारा डेटा इकट्ठा कर दिया। बट समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। इन दैट केस यू गाइज हैव टू मेक द एस्टिमेशन। देखो, इनैमरेशन का मतलब हर डेटा को, हर एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को काउंट करना। एस्टिमेशन का मतलब हमें एस्टिमेशन लगाना है कि इसमें से क्या मेरे लिए बेस्ट डेटा हो सकता है। जैसे मान लो कि 5000 मेरे पास पॉपुलेशन थी, उन 5000 से मैं रिजल्ट इकट्ठा नहीं कर सकता। मैंने क्या किया, 5000 का एक 500 लोगों का सैंपल बना लिया। तो जो मैंने सैंपल चूज किया है, वो डेटा जो मैंने लिया है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। रैंडमली उठा लूंगा या फिर मैं किसी हैपहैज़र्ड कंफ्यूजिंग मैनर में उठा लूंगा तो वो मेरे अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, मेरा स्टैटिस्टिकल पर्पस फेल हो जाएगा। यानी स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी कलेक्टेड बाय द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ये हमने 4 पॉइंट्स पूरे किया। चलो देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट। बच्चों, हमारा 5वां पॉइंट है कि स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यानी अगर आपने कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया, हैपहैज़र्ड कंफ्यूजिंग मैनर में डेटा इकट्ठा किया, ऑर्डर में इकट्ठा डेटा नहीं किया, तो उसकी रिलायबिलिटी डेटा की खत्म हो जाएगी और वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। उससे आप सॉलिड रिजल्ट्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो आई होप सो आपको समझ आते हैं। 5 पॉइंट कर लिया हमने, आपकी स्क्रीन पे भी आपको 5 पॉइंट दिख रहे हैं, डिटेल नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? हमारा जो छठा पॉइंट है दोस्तों वो है कि स्टैटिस्टिकल डेटा आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। यानी अगर आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो तो किसी ना किसी पर्पस के लिए कर रहे हो। अगर आपके पास पर्पस ही नहीं है तो आप डेटा इकट्ठा कर ही क्यों रहे हो? यानी यू मस्ट हैव अ प्री डिटरमाइंड पर्पस फॉर विच यू आर कलेक्टिंग द डेटा। तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए विच इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड। ठीक है जी, 6 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमें कहता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा शुड एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का क्या मतलब है सर? रिलेशनशिप का मतलब है कि देखो, जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो दैट शुड बी कंपेरेबल विद द अदर डेटा। चाहे वो कंट्री वाइज हो, चाहे वो रीजन वाइज हो, चाहे वो कम्युनिटी वाइज हो, यानी कंपैरिजन शुड बी इजी विद योर डेटा। तो ऐसा डेटा होना चाहिए जिससे आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाओ। ये थे हमारे
जो स्टैटिस्टिकल इन सिंगुलर सेंस की हम बात स्टैटिस्टिकल इन प्लूरल सेंस की हम बात कर रहे थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो प्लूरल सेंस का मतलब क्या था सर, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते थे, मैंने आपको अभी सारे के सारे 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन सिंगुलर सेंस। सर सिंगुलर सेंस का क्या मतलब है, देखो जब ना आप लोगों ने डेटा को इकट्ठा कर लिया, खाली डेटा का क्या करोगे, उससे कुछ रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करोगे ना, उस डेटा को अरेंज करोगे सिस्टमैटिक मैनर में, उसको प्रेजेंट करोगे, उससे एक रिजल्ट फाइंड आउट करोगे। तो ये सारा काम किया जाता है सिंगुलर सेंस में। यानी व्हेन यू डू सम वर्क ऑन दिस डेटा इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल अंडर द सिंगुलर सेंस। सर सिंगुलर सेंस क्यों बोला जा रहा है, अब ये बताओ। देखो जब मुझे डेटा इकट्ठा करना था मुझे आप लोगों की जरूरत थी, पर जब मुझे उस डेटा पे वर्क करना है मुझे आप लोगों की क्या जरूरत, मैं घर पे बैठे बैठे अपने ऑफिस में बैठे बैठे खुद ही काम कर सकता हूं। तो यानी सिंगुलर सेंस में मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं उस डेटा का यूज करके रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा हूं, इसीलिए इसको स्टैटिस्टिकल इन सिंगुलर सेंस बोला जाता है। इसमें मेरे को स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेजेस बोल सकते हैं। स्टेज 1, स्टेज जो 1 रहेगी वो तो सर आपकी कलेक्शन ऑफ डेटा ही रहेगी, यानी स्टेज 1 के अंदर आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद अब क्या करोगे, सर डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है सर, ऑर्गेनाइज का मतलब हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, एडिट करेंगे, एक जगह पे उसको प्लेस आउट करेंगे, ठीक है। यानी यहां पर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद उसको हम एडिट करेंगे, रिक्वायर्ड डेटा रखेंगे, उसकी बेसिकली जो चाहिए होगा रखेंगे, बाकी बाहर निकाल देंगे। तो ये सब कुछ हमने क्लासिफिकेशन के स्टेप में किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप इस डेटा को प्रेजेंट करोगे। सर प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका था, देखो प्रेजेंट कर सकते हो, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 10वीं से भी पहले पढ़ा हुआ है काम याद करो। आप लोग हिस्टोग्राम बनाया करते थे, आप लोग बार डायग्राम्स बनाया करते थे, ग्राफ्स बनाते थे, पाई चार्ट्स बनाते थे, तो वो सारा प्रेजेंटेशन का ही तरीका था। यानी हम अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे विद द यूज ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स, पाई चार्ट एंड एक्सेट्रा फॉर्म्स, जो भी हमारे पास फॉर्म्स होंगे उनके थ्रू हम अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। अगर उसके अलावा हम बात करें प्रेजेंट के बाद हम अपने डेटा को एनालिसिस करेंगे। सर एनालिसिस में क्या आता है, एनालिसिस के स्टेप में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा से रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एनालिसिस के स्टेप में हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाएंगे, हम लोग सिंगुलर सेंस को एक तरीके से स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोल सकते हैं। ये था हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा, ये है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड, यहां पर हम मेथड लगा के अपने डेटा से रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एनालिसिस के स्टेप में हम लोग मेथड्स लगाएंगे, कौन कौन से मेथड लग सकते हो, देखो कुछ मेथड्स तो आपको ऑलरेडी लगाने आते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड। इनके थ्रू हम क्या करते थे सर, एक रिजल्ट फाइंड करते थे, ये हमने पहले पढ़े भी हुए। कुछ नए बताओ, नए मेथड्स में हमने क्या देखा, नए मेथड्स में हमने देखा है हमारे पास जो इस साल हमने पढ़ने भी है, कोरिलेशन है, ठीक है, कुछ रेग्रेशन करके होता था, अब आपके कोर्स में नहीं है रेग्रेशन, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन आपके कोर्स में है। ये सारे स्टेप्स हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड को, स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के बाद फाइनल स्टेप आता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी आपने इंटरप्रिटेशन करना है जो आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया उसका। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि जो आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया है क्या वो रिक्वायर्ड रिजल्ट के बराबर है, यानी जो आपने सोचा था और एक्चुअल रिजल्ट कंपेरेबल है। तो यहां पर आप डेविएशंस फाइंड करते हो कि जो सोचा था वही रिजल्ट निकला है या फिर उस सोचे हुए रिजल्ट से बेकार या अच्छा रिजल्ट निकला है। तो इंटरप्रिटेशन का स्टेप ये बताता है। ये सारा काम किया, ये स्टेज 1 थी हमारी, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, दिस इज 4th एंड दिस इज 5th एंड फाइनल स्टेज। सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर हमने क्या बातें करी हैं, सिंगुलर सेंस के अंदर मेथड्स के थ्रू हमने डेटा को एनालाइज करना सीखा है, डेटा के ऊपर वर्क करना सीखा है। स्टैटिस्टिकल इन प्लूरल सेंस कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू उस डेटा को रिजल्ट फाइंड आउट करना उस डेटा से। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया है। हमने एक टॉपिक में देखा कि हम किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझ सकते हैं और उसकी क्या क्या किस किस तरीके से उसका मीनिंग है प्लूरल और सिंगुलर सेंस में। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स क्या फंक्शंस प्ले करता है। आइए देखते हैं हम उस टॉपिक को और बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को आगे। हाँ बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या मतलब है, यानी स्टैटिस्टिक्स क्या क्या फंक्शन प्ले करता है। तो हमारा जो पहला फंक्शन बनता है जो कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू प्ले किया जाता है वो है स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, यानी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को स्टैटिस्टिक्स
सिंपल फॉर्म्स में आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। देखो डेटा एक रफ फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको समझना मुश्किल है, बट जब वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके सामने होगा, थ्रू डायग्राम्स, थ्रू ग्राफ, थ्रू टेबुलर फॉर्म आपके सामने होगा, तो आप इजीली उसको समझ सकते हो। यानी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को, मुश्किल फैक्ट्स को इजीली प्रेजेंट कर दिया स्टैटिस्टिक्स ने आपके सामने। तो हमारा जो पहला फंक्शन बना, स्टैटिस्टिक्स हमारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंप्लीफाई कर देता है। तो आई होप सो आपको ये फंक्शन समझ आया है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, उसके बाद नीचे से डिस्क्रिप्शन से लेकर रीड कर लो, पर्पस पूरा हो जाएगा, चैप्टर समझ आ जाएगा। तो चलते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ। जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो है कि स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। डेफिनेट फॉर्म का मतलब, देखो जब ना कोई डेटा मेरे सामने या कोई सिचुएशन मेरे सामने विदाउट डेटा आती है ना, तो मैं उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करता। डेटा मेरे सिचुएशन को एक सॉलिड प्रूफ दे देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्राइजेस आर रेजिंग, इन्फ्लेशन आर रेजिंग। ठीक है यार, महंगाई बढ़ रही है, कोई बंदा ये नहीं भी मानेगा, नहीं यार ठीक है महंगाई नहीं बढ़ रही, बट जब मैं उसको प्रेजेंट करूंगा ना कि देख भाई महंगाई डेटा के थ्रू 2 साल में 10% के अकॉर्डिंग या 5% के अकॉर्डिंग बढ़ चुकी है, जब मैं उसके सामने डेटा प्रेजेंट करूंगा, डेफिनेट फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करूंगा, वो इस चीज पे बिलीव ज्यादा करेगा। यानी विदाउट डेटा वो फैक्ट को कम मानेगा, डेटा के साथ वो फैक्ट को ज्यादा मानेगा। तो मेरे डेटा को एक डेफिनेट फॉर्म दे दी जाती है थ्रू स्टैटिस्टिक्स। तो हमने 2 फंक्शंस कर लिए, पहला सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, दूसरा स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। चलिए अपने चलते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ। बच्चों जो हमारा थर्ड फंक्शन है वो है स्टैटिस्टिक्स स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा या बिटवीन द सिचुएशन। ध्यान से सुनना। देखो मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही होगी। यानी मार्केट में वो पर्टिकुलर कमोडिटी लोगों के थ्रू ज्यादा डिमांड की जा रही होगी, तभी तो उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। देखो हमारे पास 2 डेटा इकट्ठे हुए, एक कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसे कैसे बढ़ रही है, हमने नंबर से प्रेजेंट किया, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे प्राइजेस बढ़े। तो मैं कह सकता हूँ डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइजेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है। आई होप सो आपको ये चीज समझ आई है कि स्टैटिस्टिक्स ने एक रिलेशनशिप प्रेजेंट किया है बिटवीन द रेज इन प्राइजेस एंड द रेज इन डिमांड। ठीक है, यानी डिमांड और सप्लाई के अंदर रिलेशनशिप आपको दिख रहा है। किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि डिमांड बढ़ रही होगी। यानी यहाँ पर एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। आपको मैं कह सकता हूँ यार प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू इजीली रीड किया जा सकता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। यानी स्टैटिस्टिक्स पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट डेटा को इकट्ठा करती है कि देश में पॉवर्टी कितनी है, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा वो एक पॉलिसी फॉर्म कर देती है पुअर लोगों के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट डेटा इकट्ठा करती है कि हमारे पास क्या क्या टैक्स इकट्ठा हो रहा है लोगों से, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम में चेंज लेके आती है। यानी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है, पहले उसके लिए डेटा, रिक्वायर्ड डेटा इकट्ठा किया जाता है। स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पॉलिसी फॉर्म करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। सर फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। यानी फ्यूचर को मैं किसी हद तक प्रेडिक्ट कर सकता हूं अगर मेरे पास स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट है। तो ध्यान से सुनना, अगर फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको प्रेडिक्ट करना है, तो मैं क्या देखूंगा कि मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी मैं स्टडी करने वाला हूं उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है। अकॉर्डिंगली मैं फ्यूचर को जज कर सकता हूं किसी हद तक। यानी स्टैटिस्टिक्स ने हेल्प कर दिया फोरकास्टिंग करने में। तो स्टैटिस्टिक्स आपके प्रोडक्ट की फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए हेल्प कर रहा है। प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में कैसी होगी आपने जज कर लिया, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन प्लान कर सकते हो। तो आपको एक हेल्प मिल गई स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थ्योरीज। यानी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कुछ थ्योरीज को, कुछ हाइपोथेसिस को प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कि देखो स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर होता है। सर ये कैसे प्रूफ किया? आपने डेटा इकट्ठा किया कि देश में इतने लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके बाद स्मोकिंग से होने वाले कैंसर पे, यानी जिन लोगों को कैंसर हुआ होगा उन लोगों ने हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया होगा, हॉस्पिटल से डेटा इकट्ठा किया उनका कि हाँ इन लोगों को कैंसर स्मोकिंग की वजह से, वो डेटा इकट्ठा किया। आप लोगों ने देखा है कि स्टैब्लिश कर दिया रिलेशनशिप, यहाँ पर एक थ्योरी स्टैब्लिश कर दी कि देखो स्मोकिंग करने से कैंसर हो रहा है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पर एक एस्टैब्लिश कर पाए थ्योरी को थ्रू दी स्टैटिस्टिकल डेटा ओनली। पहले मैंने क्या किया, स्मोकर्स के डेटा को इकट्ठा किया कि भाई कितनी स्मोकिंग, कितनी सिगरेट्स इंडिया में बिक रही हैं। अकॉर्डिंगली मैंने इकट्ठा किया डेटा कि कितने लोग कैंसर का इलाज करवाने गए हैं ड्यू टू स्मोकिंग। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि हाँ यार मेजरली लोगों को कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक थ्योरी को एस्टैब्लिश कर दिया थ्रू स्टैटिस्टिक्स। ये थे मेरे स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शंस जो आपको स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने में भी हेल्प करेंगे और स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प करेगी कुछ मैटर्स को समझने में।
तो आई होप सो आपको सारे फंक्शन समझ आया, सारे के सारे फंक्शन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट किया हुआ है। मैंने आपको बस एक समझाया है ये फंक्शंस की कैसे कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से नोट लेके इनको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो समझ आया। ये था इस वीडियो का पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखा प्लूरल और सिंगुलर सेंस में, और देखे स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। टिल देन ध्यान रखना अपना। आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आई है अच्छे से। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।